नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। मैं हूं नेहा शुक्ला और आप देख रहे हैं जस्ट टीवी। लेकर हाजिर हूं आप सभी के सामने आज की स्ट्रेट टॉक। तो पाकिस्तानी सेना में क्या चल रहा है, आखिर क्या जरूरत पड़ गई कि मिलिट्री सेंट्रलाइजेशन करती हुई पाकिस्तानी सरकार दिखती, और ऐसा लग रहा है कि असीम शक्तियां जनरल मुनीर फील्ड मार्शल बनाए जा चुके हैं और उसके बावजूद आजीवन पद पर बने रहना चाहते हैं। कुछ फैक्ट्स पहले आइए अपने दर्शकों के सामने रखेंगे, उसके बाद समझने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान में आखिर संविधान संशोधन के जरिए क्या ये सैन्य तख्ता पलट की तरह है। ऐसा भारतीय मीडिया क्यों कह रही है। पाकिस्तानी सैन्य प्रमुख को CDF का ओहदा दिया जा रहा है, इसे कैसे देखा जाना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया इसे कैसे देख रहा है। फील्ड मार्शल मुनीर को एयर नेवी फोर्सेस का भी कंप्लीट कंट्रोल ये संविधान संशोधन जो है वो दे देगा। सिविल निगरानी से हटाकर न्यूक्लियर एजेंसियों का भी कंट्रोल अब फील्ड मार्शल जनरल मुनीर को मिल जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि हाल ही में फील्ड मार्शल बनाए गए थे जब भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य संघर्ष हुआ था, उसके बाद ही जनरल मुनीर को फील्ड मार्शल बनाया गया था। तो आखिर इस तरह की असीम ताकतों के साथ जनरल मुनीर क्या करने वाले हैं, इसी को समझने के लिए आइए स्वागत कर लेते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं मेजर जनरल राजन कोचर, डिफेंस इश्यूज एक्सपर्ट, स्ट्रैटेजिक एनालिस्ट भी। आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमारे साथ सज्जाद पीरजादा जुड़ रहे हैं, सीनियर जर्नलिस्ट फ्रॉम पाकिस्तान। हमारे साथ फॉर्मर डिप्लोमेट इंडियन फॉरेन सर्विस के प्रमोद पाहवा जी जुड़ रहे हैं। सर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं आपका भी। और हमारे साथ राबिया बाजवा जुड़ रही हैं, लीगल इश्यूज एक्सपर्ट फ्रॉम पाकिस्तान। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। राबिया आपका भी स्वागत, पीरजादा जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं स्ट्रेट टॉक में। शुरुआत में पीरजादा जी आपसे ही करना चाहती हूँ, आखिर क्या वजह है कि सरकार कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लेकर आ रही है, जनरल मुनीर को आजीवन लाइफ टाइम जो है ये ताकतें मिल जाएंगी। आखिर क्या वजह है। पाकिस्तानी मीडिया या फिर पाकिस्तानी आवाम इस चेंजेस को कैसे देख रही है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मधु किया दावत दी अपने प्रोग्राम में। शुक्ला जी, अगर हम पाकिस्तान को आप देखें अपने एक पड़ोसी की नज़र से, तो आपको मैं ये कहना चाहूँगा कि खुशी होनी चाहिए। क्योंकि खुशी की बजाय अब जब मई हुआ 2025 तो हालात चेंज हुए एकदम से पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान। पहले तो आप पावा जी हैं और बहुत बात करते थे अच्छी कि दोनों मुल्कों के दरमियान दोस्ती होनी चाहिए और आना जाना होना चाहिए, लेकिन हमारी बातें नहीं सुनी गई। हमने भी बात बहुत की, रबिया बाजवा साहिबा भी बिलीव करती हैं पीपल टू पीपल कनेक्ट पे, लेकिन जब जंग हो गई दोनों मुल्कों के दरमियान, फिर ऐसा हुआ कि जिस तरह सर ट्रम्प भी कहते हैं कि अजीम शख्सियत है आसिम मुनीर, अजीम शख्सियत है पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर, तो उस अजीम शख्सियत को जिनको दुनिया मान रही है, तो फिर पाकिस्तानी क्यों ना माने। आपको भी तस्लीम कर लेना चाहिए, आपको भी मान लेना चाहिए कि वो एक अजीम शख्सियत है। और इसी वजह से पाकिस्तान जितना हो सक रहा है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट जितना हो सक रही है, उनको नवाज रही है। ये इसमें हम कह सकते हैं। ठीक है, यानी कि इस तरीके का उन्होंने परफॉर्मेंस करा है कि उनको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करके, और ये तमाम सुप्रीम जो पावर है, बल्कि मिलिट्री का सेंट्रलाइजेशन दिखता है। मैं इससे पहले कि प्रमोद पावा और मेजर जनरल से पूछूं इस सवाल को कि भारत के नज़रिए से वो कैसे देखते हैं, या फिर पाकिस्तानी आर्मी के लिए ही इस चेंज को वो कैसे देखते हैं, मैं छोटी सी टिप्पणी राबिया से लेना चाहती हूँ। राबिया, कहा जा रहा है कि डेमोक्रेसी को और कमज़ोर करेगा ये जो अमेंडमेंट है, आप इसे कैसे देखती हैं। अभी जो आपने बात की, मैं सिर्फ एक प्रोविजन की बात नहीं करूंगी, क्योंकि ये जो ओहदा है ये बेसिकली अगर ये अमेंडमेंट ना भी करती तो इससे कोई मेरा ख्याल ज़्यादा फ़र्क ना पड़ता, क्योंकि एक तजाजी ओहदा है। और जो भी हालात पैदा हुए, हर कौम अपने हीरोज़ बनाती है, और इसी तरह इनको कुछ ज़्यादा मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके दिया गया है। ये लेकिन याद रखिए कि बेसिकली एक एजाजी ओहदा है, और ऑब्वियसली कि एक एजाजी उधर हयात ही रहता है, उस आप एजाज़ छीन तो नहीं सकते। अगर उनकी जब अपनी मुद्दत मुलाजमत ख़त्म होगी तो एजाज़ तो साथ ही जाते हैं। तो एक बात तो ये है।
दूसरी बात ये है इसके अंदर कि देखिए, अगर हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स की, तो सिर्फ उसका एक 243 आर्टिकल के ऊपर एक मतलब इतनी ही बात है। मेरा ख्याल है कि और बहुत कुछ है कि जिसके ऊपर मैं समझती हूँ कि हमारे कंसर्न्स है, खासतौर पे लीगल फर्टर्निटी के, और जिसमें सबसे अहम चीज़ ये है कि हम समझते हैं कि इस तरह की जो तरामीम है, इनके ज़रिए जो जुडिशल इंडिपेंडेंस है उसको कंप्रोमाइज़ किया जा रहा है। तो इसके ऊपर लीगल फर्टर्निटी बड़ी स्ट्रांगली उसको रजिस्ट भी कर रही है, और हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि पाकिस्तान की आवाम ने, पाकिस्तान की कौम ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की है डेमोक्रेसी के लिए, और हम यही चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन हो, और वो बगैर इंडिपेंडेंट जुडिशरी के पॉसिबल नहीं है। तो ये इस वक्त हमारी स्ट्रगल है। जब आप बात करेंगी तो मैं वन बाय वन उन प्रोविजंस के ऊपर भी बात करूँगी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो जुडिशरी है, जिस तरीके से इसको कॉम्प्रोमाइज़ करने की बात हो रही है, राबिया इस अपनी जो है आपत्ति है इस अमेंडमेंट को लेकर बता रही हैं। मैं जनरल राजन कोचर आपसे समझ लेना चाहती हूँ कि आप इसे कैसे देख रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान में ये जो बदलाव हो रहे हैं ये पूरे के पूरे रीजन को जो है वो इम्पैक्ट करेगा। देखिए, सबसे पहले तो लेट अस बी वेरी वेरी क्लियर कि अगर पाकिस्तान अपने आप को एक डेमोक्रेसी मानता है या पाकिस्तान अपने आप को एक अनार्की मानता है, और अगर इलेक्शंस की बात करें, जो लास्ट इलेक्शंस हुए थे जिसमें इमरान खान की पार्टी ने ज़्यादा वोट लिए थे, वो इलेक्शंस को रिग किया गया था, वो एक साफ बात है जो आई थिंक द वर्ल्ड नोज अबाउट इट। और शहबाज शरीफ इज नॉट अ पॉपुलर इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, आई वुड से दैट। तो जब एक बैकग्राउंड की बात करते हैं कि पाकिस्तान में दूसरी एक चीज़ और भी है, और पाकिस्तान की हिस्ट्री गवाह है कि पाकिस्तान में हमेशा मिलिट्री की जो इसका इन्फ्लुएंस है वो उनके डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के ऊपर भी भारी रहता है, और वो उनके इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पे भी भारी रहता है जी। और अगर मैं एक्चुअली गलत नहीं बोलूँगा, पाकिस्तान की आज कोई भी एक गवर्नमेंट है जिसने अपना पूरा टेन्योर किया होगा, बिकॉज आई डोंट थिंक कोई भी एक्चुअली गवर्नमेंट टिक पाई। बिकॉज क्या होता है, शुरू में मिलिट्री के साथ अच्छे रिलेशंस होते हैं, बाद में कहीं ना कहीं खटपट हो जाती है, एंड देन मिलिट्री जो है वो फिर उसको टॉलरेट नहीं करती और ख़त्म कर देती है उस गवर्नमेंट को जी। तो इस टाइप की चीज़ें हमने पाकिस्तान में देखी। अब आप जब भी एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को लेके आएंगे, जरूर लाइए, बिकॉज इट्स अ प्रोग्रेसिव स्टेप। हमारी एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन भी कितनी बार अमेंड हो चुकी है, बट what are the benefits of this constitutional amendment, उसको अंडरस्टैंड करना ज़्यादा जरूरी है जी। आर वी सेंट्रलाइजिंग लीगली? अब राबा जी ने उसको बोला है कि इसकी कुछ लीगल इश्यूज हैं जो साफ नहीं दिखाई दे रहे जी। तो मेरा ये मतलब है कि आर वी कॉन्स्टिट्यूशनलाइजिंग द पावर इन वन ऑफिस? जी जी। देखिए, इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट, और हम भी अपने फौज में सीडीएस को लेके आए हैं। हमारे पास भी एक स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांडर है जो न्यूक्लियर अपना देखता है जी। बट सीडीएस इज नॉट द आर्मी चीफ। देयर इज अ आर्मी चीफ, देयर इज अ एयरफोर्स चीफ, एंड देयर इज अ नेवी चीफ, एंड सीडीएस इज अबव हिम। सो वी आर नॉट सेंट्रलाइजिंग द एंटायर पावर इन द आर्मी चीफ। बट यहाँ क्या हम देख रहे हैं, सीडीएफ जो इनका है, जो हमारा सीडीएस बोलते हैं, इनका सीडीएफ का जो प्रपोजल है, सीडीएफ इज गोइंग टू बी द आर्मी चीफ। इट मीन्स जनरल बाजवा हैज अपॉइंटेड हिमसेल्फ, मुनीर is appointed himself as the CDF, and he is going to control the army, air force and navy. पहली चीज ये, बिकॉज फर्स्ट स्टेप था कि ही अपॉइंटेड हिमसेल्फ एज द फील्ड मार्शल, और कुछ दिन पहले ही मेड द DGISI एज द NSA ऑफ पाकिस्तान। तो अब आप इसको डिजाइन लिख लीजिए, प्लीज कनेक्ट डिसीशंस, प्रोग्रेसिव डिसीशंस टेकन बाय जनरल मुनीर। पहले तो एक पाकिस्तान के NSA जो ये अपॉइंटमेंट काफी सालों से वेकेंट था, उसमें अपने जनरल मलिक को बिठाते हैं,
जी। उसके बाद अपने आप को फील्ड मार्शल बनाते हैं और अब अपने आप को सीडीएफ बनाते हैं। अब सीडीएफ को बनाने के बाद क्या है, ये आपने एक और अपॉइंटमेंट आपने क्रिएट कर दी है और वो है कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड, जिसके पास न्यूक्लियर का पूरा ऑपरेशनल कंट्रोल रहेगा और आपके पास जो जो कोड्स होते हैं, जो आपके पास इसको वेयरविदल होता है, उसको कंट्रोल करने के लिए अगर खुदा ना खास्ता भारत और पाकिस्तान के बीच में एक नया युद्ध होता है, जी जी, एक न्यूक्लियर कंट्रोल अगर आप एक सीडीएफ के हाथ में दे दिया, बिकॉज अल्टीमेटली ये जो जनरल उसको बनेंगे, जो नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड के होंगे, ये सीडीएफ के अंडर ही तो काम करेंगे। तो आप प्राइम मिनिस्टर की अथॉरिटी को डाइल्यूट करें। देखिए आज भी एक न्यूक्लियर एक आपका कमांड है, आपकी नेशनल कमांड अथॉरिटी है आज, जो पाकिस्तान में न्यूक्लियर अपना चलाती है, उसके जो प्राइम मिनिस्टर है पाकिस्तान के, जो उसको कंट्रोल करते हैं जी। अभी भी प्राइम मिनिस्टर ही कंट्रोल करेंगे, उसमें कोई आपका चेंज नहीं है। बट अभी आपने एक 4 स्टार या 5 स्टार जनरल को लगा दिया है, जो पूरा ऑपरेशनल कंट्रोल आपके हाथ में रहेगा। और अब मुझे एक चीज आप बताइए कि कल अगर उसने प्राइम मिनिस्टर ये अगर मानता नहीं है और वो चाहता है कि इंडिया के ऊपर न्यूक्लियर स्ट्राइक करना, तो उसको कौन रोक सकता है? बिकॉज आपने अभी एक जुडिशियल का एलिमेंट इसमें आपने डाल दिया है। इट मीन्स दैट वॉट एवर डिसीजन द मिलिट्री विल टेक इज नॉट अंडर जुडिशियल रिव्यू। तो इसको रामे जी यही बताने की कोशिश कर रही है। जी जी। जो खतरा है रीजन में, जो न्यूक्लियर अबाउट द सुप्रीम कोर्ट नाउ, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हैज नो रेलेवेंस इन हैंडलिंग मिलिट्री मैटर्स। तो ये तो इंफॉर्मेशन हमको अभी तक मिल रही है। आई डोंट नो, आई एम नॉट प्रिवी टू दिस ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह। बिल्कुल बिल्कुल आएगा तो उसको हम डीपली स्टडी एक्चुअली कर सकते हैं। पर ये जो बेसिक मुद्दे हैं, जो खबरें हैं, कंसर्न्स है जी, हम इसको एनालाइज करें। और इस पे लास्ट पॉइंट मेरा है, इस पे भारत को क्यों जो चिंता क्या है, मुझे एक चीज बताइए। न्यूक्लियर अटैक ऑन एनी वन साइड, बिकॉज हमारा तो नो फर्स्ट यूज है, पहले तो हमारे ऊपर होगा तब हम उसका जवाब देंगे। पाकिस्तान का है फुल, अगर आप पाकिस्तान की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन एक्चुअली पढ़ें तो वो है फुल स्पेक्ट्रम इसको फुल स्पेक्ट्रम अटैक। इसका मतलब कि वो करेंगे, पहली बार करेंगे जब उनकी मर्जी करेंगे। अब वो डिफाइन नहीं है कि क्या आप रेड लाइन क्रॉस करेंगे तब ये न्यूक्लियर अटैक करेंगे। आपने रावलपिंडी पे अटैक कर दिया, लाहौर पे अटैक कर दिया, या आपने इस्लामाबाद पे अटैक कर दिया, तब ये आएगा न्यूक्लियर अटैक। बट इससे क्या होगा कि जो रिस्पॉन्स इंडिया का आएगा, देखिए दोनों साइड न्यूक्लियर है, वी हैव टू बी वेरी वेरी रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर नेशंस। और अगर आप सोचते हैं कि आप भारत का नुकसान करेंगे, आपका उसमें ज्यादा नुकसान होगा, बिकॉज पाकिस्तान इज अ स्मॉलर साइज कंट्री एंड वी हैव द डिलीवरी मैकेनिज्म टू रीच एवरी कॉर्नर ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, एक ब्रेक लेती हूँ मैं इसी के साथ। प्रमोद पाहवा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके जो अगर हम समझे कि स्ट्रैटेजिक व्यू पॉइंट से इसे कैसे देखा जाना चाहिए, इस डेवलपमेंट को, एक ब्रेक के बाद लौटेंगे स्ट्रेट टॉक के साथ। फिर से सभी दर्शकों का स्वागत है। स्ट्रेट टॉक देख रहे हैं आप और हमारे साथ लगातार जुड़े हुए आज के मेहमान राबिया बाजवा हैं, लीगल इश्यूज एक्सपर्ट फ्रॉम पाकिस्तान, सज्जाद पीरजादा सीनियर जर्नलिस्ट फ्रॉम पाकिस्तान, प्रमोद पाहवा हैं फॉर्मर डिप्लोमेट हैं इंडियन फॉरेन सर्विसेज के, और मेजर जनरल राजन कोचर जुड़े हुए हैं, डिफेंस इशूज़ और स्ट्रैटेजिक एनालिस्ट एक्सपर्ट है हमारे साथ। आइए सबसे पहले प्रमोद पाहवा के पास दर्शकों को लेकर चलना चाहेंगे। प्रमोद सर, आप इसे कैसे देखते हैं? जिस तरीके से मेजर जनरल ने बात कही है, जिस तरीके से अगर मैं सज्जाद जी और राबिया की बात भी यहाँ पर आपको फिर से याद दिला दूँ, तो ये डेवलपमेंट पाकिस्तान की तरफ से दुनिया की पॉलिटिक्स को या फिर दुनिया के डिफेंस को क्या इशारा है? नहीं, जनरल साहब अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और वो उनका एक नज़रिया है और जेन्युइन है, तो उसमें कुछ भी दखल अंदाजी करना बेहतर नहीं है। सज्जाद पीरजादा ने बहुत सारे इंटरव्यू किए हैं जस्टिस मार्कंडे काटजू के साथ जी, और मार्कंडे काटजू कहते हैं कि पाकिस्तान बनना और हिंदुस्तान का बंटवारा होना, इंडिया का डिवाइड होना, ये दोनों ही सब फेक और एक कॉन्स्पिरेसी थी। तो अगर आप पाकिस्तान के बनने या पंजाब और बंगाल को तोड़कर
एक नया मुल्क बनाने की कॉन्स्पिरेसी से शुरू करते हैं तो आपको साफ नजर आ जाता है कि आज क्या हो रहा है। और मेरा भी ये मानना है कि थर्ड वर्ल्ड की सभी कंट्रियां, चाहे उसमें भारत हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो या XYZ छोटे मोटे जितने भी देश हैं, ये सब किसी ना किसी बड़े मुल्कों के और बड़ी ताकतों के खिलौने हैं। हमारे यहाँ किसकी सरकार बननी है और कौन सी डेमोक्रेसी आनी है, ये सिर्फ जनता की निगाह पर एक अंधेरा और एक पर्दे की तरह है, उसके ज्यादा कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा हुआ होता तो राहुल गांधी आज आरोप लगा रहे हैं कि इन्होंने वोट चोरी की है और वो उसके सबूत भी दे रहे हैं। और जैसा जनरल साहब ने कहा कि इमरान खान जीत गया था फॉर्म 45 पर और जो सरकार बनी हुई है वहां वो फॉर्म 47 पर बनी हुई है और उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है जी। तो अगर ये सब हो रहा है तो आप ये मान के चलें कि जनरल साहब को अगर टोटल पावर दे दी गई है या उनको CEO बना दिया गया है पाकिस्तान का, तो ये कोई नई बात नहीं है। जो वर्ल्ड पावर्स हैं वो जैसा चाहती हैं, क्योंकि पाकिस्तान की एक स्ट्रेटेजिक वैल्यू है, वो एक सेंटर है। आप समझे कि एशिया और दुनिया का चौराहा है, उसके बिना सारे कारोबार चीन और अमेरिका सभी खत्म हो जाते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि वर्ल्ड पावर ने न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में कोई एक नए नक्शे और एक नए निजाम के लिए ऐसा बनाया गया हो जी। और आज अगर सैयद हाफिज मुनीर साहब फील्ड मार्शल बने हैं और फील्ड मार्शल के बाद और आगे तक बढ़े हैं, तो उसके पीछे आप हमारी हिंदुस्तान की जो पॉलिटिक्स है या हमारे जो पॉलिटिशियन हैं उनकी भी तो आप कारगुजारी और उनकी इमदाद भी तो देखें। अगर ऑपरेशन सिंदूर नहीं होता वो फील्ड मार्शल नहीं बनते। और अगर आज चारों तरफ जैसे युद्धाभ्यास चल रहा है, एक वार एक्सरसाइज चल रही है और उस वार एक्सरसाइज को लेकर पाकिस्तान की मीडिया में और पाकिस्तान के चारों ओर एक ऐसा हवा खड़ा किया जा रहा है जैसे अभी इंडिया आज नहीं तो कल नहीं तो परसों बस लाहौर के बंदरगाह पे कब्जा करने वाला है। तो ये सब मीडिया हाइक बना के कहीं ना कहीं दबाव डाला गया हाफिज जी को आगे ले जाने के लिए। अब हाफिज जी से जो वर्ल्ड पावर्स हैं वो अपना वो सब काम कराएंगी जिसके बारे में एक पॉलिटिशियन सोच भी नहीं सकता था। और ये पाकिस्तान में कोई नई बात नहीं हुई है। जनरल मुशर्रफ ने भी फोन किया था नवाज शरीफ को कि मैं जो हूं तुम्हारा तख्ता पलटने आ रहा हूं। नवाज शरीफ ने कहा नहीं, आप सुबह आ जाना, अब मेरे यहाँ पार्टी चल रही है। लेकिन वो नहीं माने, रात को थोड़ी 2 घंटे बाद चले गए। तो दिस इज द पार्ट एंड दिस इज द नेचर। और पर जनरल मुशर्रफ के बाद से और अभी असीम मुनीर के वक्त में काफ़ी बदलाव आ चुका है पाकिस्तान में। एक अनरेस्ट हम देख रहे हैं कि अलग अलग प्रांतों में पाकिस्तान के प्रोविंसेस में अनरेस्ट, जो वहाँ के लोकल्स और जो लोकल रीजनल पार्टीज़ हैं वो काफ़ी प्रोटेस्ट कर रही हैं और आर्मी के खिलाफ भी ये प्रोटेस्ट काफ़ी ज़्यादा नज़र आता है और वायलेंट भी नज़र आता है। सज्जाद जी, इस वक्त जो बदलाव हुए हैं, अगर जनता का सपोर्ट नहीं है तो फिर जो अनरेस्ट है या फिर जो नाराज़गी है आर्मी के खिलाफ वो बढ़ जाएगी, इसकी आशंका कैसे देखते हैं आप सज्जाद जी? देखिए, ये तो जमहूरियत का हुस्न है। अगर कोई आप पे तनकीद करता है पाकिस्तान में, इंडिया में भी, तो लेकिन ये कहना कि पाकिस्तान की जनता आर्मी के खिलाफ है, ये मेरा तो ये कहना होगा आप लाहौर तशरीफ लाइए, अपनी आंखों से देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, कुछ लोग तो हैं खिलाफ रहते हैं, कुछ लोग आपके हमेशा हक में नहीं रहते। यही लोग अब जो खिलाफ हैं आर्मी के, जब इमरान खान का दौर था, यही लोग हक में थे आर्मी के। मतलब इसका ये हुआ कि अगर आर्मी आपके साथ चले तो ठीक है, और अगर पाकिस्तान के या दूसरों के साथ चले तो फिर गलत हो गया। तो ये चलता रहता है, पाकिस्तान में ऐसे चलता रहता है। पावा जी हैं पाकिस्तान, कई दफा आए, और हमारी बाजवा साहिबा जो यहाँ पे हमारी भाभी भी हैं और बड़ी अच्छी एडवोकेट हैं, ये तो हमेशा जमहूरियत की लड़ाई लड़ती रहती हैं यहाँ पे, और लड़ना भी चाहिए। अब जो सवाल ये है कि ये जो तरमीम हो गई है, इस तरमीम का पावा जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि ये तो आपकी मेहरबानी, हमें आपका शुक्र अदा करना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर आपने किया और हमें मौका दिया कि हम पाकिस्तान आसिम मुनीर जनरल साहब को, फील्ड मार्शल को अच्छा इनाम दे, और जो पाकिस्तान दे रहा है।
तो ये सिर्फ और सिर्फ अपने एक ऑफिसर को नवाजना है, एक सम्मान देना है, एक रिगार्ड देना है, इससे बढ़कर कुछ नहीं है। जबकि मैं देख रही हूँ कि खास करके एयर और नेवी फोर्सेस का भी पूरा कंट्रोल आ जाना है। इससे रीजनल पीस के लिए भी जो नेबरिंग कंट्रीज़ है, जैसे कि अफ़गानिस्तान के साथ भी जो तनाव है वो एस्केलेट हो रहा है, टेंशन लगातार बनी हुई है। इसके बीच में अगर इस तरह का कोई डेवलपमेंट आता है तो फिर उन नेशंस के साथ जिनके साथ बातचीत की कोई गुंजाइश रहती है, कहीं एक प्रेशर बिल्डिंग जैसा नहीं है सज्जाद जी? देखिए कि ये तो अगर हमारा पड़ोसी इंडिया चाहे, और मेरी इस बात से पावा जी एग्री करेंगे कि पाकिस्तान तो तैयार है बातचीत करने के लिए, पाकिस्तान पीछे नहीं हटा। और उन्होंने उस वक्त भी कहा था कि आप हमला करने से पहले आइए ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन करते हैं। मोदी जी नहीं माने और पाकिस्तान ने एहतियात के तौर पे अपनी जो एयर स्पेस है वो बंद कर दी कि कहीं हमला ना हो। फिर ऐसा माहौल बनाया गया इंडिया में कि अब हमला हुआ, अब हम, जबकि रोका जा रहा था, पावा जी भी रोक रहे थे, बैठ के कह रहे थे टीवी चैनल्स पे अच्छी बात नहीं है ये। और जब हमला हो गया, फिर पाकिस्तान ने हमला किया, फिर इंडिया आगे हमला करता, तो फिर क्या होता है, एटमी जंग होती। जबकि यही सब कह रहे थे, ये मोदी जी को करने की जरूरत नहीं थी। एक तो किसी एक ने जीतना ही था। अब देखें, अब जो सदर ट्रम्प ने कहना शुरू कर दिया, उसके बाद तो कुछ बचता ही नहीं है। अब वो कई दफा कह चुके हैं कि 7 जहाज गिराए गए। उन्होंने एक तरह का तमाशा बना के रख दिया पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का। तो हमारा भी दिल दुखता है कि हिंदुस्तान इतना बड़ा, इतना एक अजीम मुल्क है, अजीम लोग हैं हिंदुस्तान के, पाकिस्तान का हिस्सा रहा, पाकिस्तान हिंदुस्तान का हिस्सा रहा, हम लोग एक हैं। देखें, सबसे बड़ी, आप ही हिंदी में बात कर रही हैं, उर्दू हिंदी में, मैं भी उर्दू हिंदी में बात कर रहा हूँ। पावा जी ने भी वो सूट पहना हुआ है, रबिया बाजवा साहिबा ने वो पहना हुआ है जो आपने पहना हुआ। तो हमारे ख्यालात एक हैं, सोच एक है, जुबान, खाना पीना, बोलना। तो लड़ाई किस बात की भाई, लड़ना किस लिए? पावा जी ने कहा कि लड़ाई इसलिए कि इंटरनेशनल ताकतें चाहती हैं। तो हम क्या बुद्धू हैं? हम मट्टी के माधु हैं? हम ना लड़ें, हम बैठ जाएं, हम बातचीत करें, अपने लोगों के लिए करें। तो बिल्कुल बिल्कुल। फिर यहाँ पर जब आपने कहा कि जब फॉरेन जो कुछ पावर्स हैं, आप मानते हैं कि यहाँ पर फॉरेन पावर्स काफ़ी एक्टिव हो गई, खास करके जब से इंडिया के साथ जो ऑपरेशन हुआ उसके बाद से? बहुत एक्टिव हुई हैं और आप पूरी दुनिया देख रही है। अब सऊदी अरब एग्रीमेंट कर रहा है पाकिस्तान से, उधर ईरान बुला रहा है, रशिया बुला रहा है, अब टर्की वाले चाह रहे हैं पाकिस्तान से एग्रीमेंट हो। बांग्लादेश आपके साथ नहीं रहा, आप देखें, बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ आ गया जी। इसका ये अच्छी बात तो नहीं है ना, कि मतलब है कि पहले सब पाकिस्तान के खिलाफ थे, अब हिंदुस्तान के खिलाफ है। हमें तो इस पे भी दुख होता है। हम जो लोग हैं, हम चाहते हैं किसी, सब जो पड़ोसी मुल्क हैं मिलकर चलें। अगर पाकिस्तान और इंडिया मिलकर चलते हैं तो आप देखें कि आपके मुल्क में गुर्बत कहाँ जाती है, खत्म हो जाती है। आपके लोग कितने तरक्की करते हैं, आपकी जो मईशत, इकोनॉमी कितनी तरक्की करती है। 18वीं सेंचुरी में 24.5% हमारी जीडीपी थी पूरी दुनिया में, सबसे ज्यादा सुपर पावर था हिंदुस्तान। जब अंग्रेज गए तो कुछ रह गया, ये रह गया 2% पे रह गया। तो तबाह करके गए हैं आपको। आप जब समझेंगे कि पाकिस्तान और इंडिया दोनों बड़े भाई और छोटे भाई का किरदार निभाएंगे, तो आपके ताल्लुकात और ऐसे हाथ में मिलाकर चलेंगे तो ये इंटरनेशनल पावर्स पीछे हो जाएंगी। हमें इनको पीछे धकेलना होगा अगर हम दोनों जिंदा रहना चाहते हैं। अगर लड़ाई करना चाहते हैं तो लड़ाई करके देख लिया, उसका नतीजा क्या हुआ, चुप करके बैठ गए। यहाँ पे आप कह रही हैं उनको नवाजा जा रहा है, फिर लड़ाई होगी, एक वक्त आएगा इंडिया में किसी को नवाजा जा रहा होगा जी। मतलब कि क्या ये हो, लोगों को क्या फायदा है इसका? ठीक है, फिर पाकिस्तानी आवाम के बारे में ज़रूर बात करूंगी। राबिया हमारे साथ जुड़ी हुई है, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद लौटेंगे स्ट्रेट टॉक के साथ। फिर से स्वागत है सभी दर्शकों का, आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक और सीधे चलेंगे। राबिया बाजवा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। राबिया, आपने कहा था अपनी पहली कमेंट में कि कहीं ना कहीं जुडिशरी को जिस तरीके से उसके पावर्स को कम करने की कोशिश की गई है, इससे लेकर आप सिर्फ और सिर्फ जो आपका जुडिशरी है उसमें नाराज़गी देख रही हैं कि आवाम में भी नाराज़गी देख रही हैं? काफ़ी बातें हैं, मैं थोड़ा सा मेजर जनरल साहब की कुछ बातों को मैं रिस्पॉन्ड करना चाहूँगी कि उनकी ज़्यादातर बातें जो थी मुझे महसूस हुआ है कि कुछ स्पेकुलेशंस के ऊपर भी थी
कि ये इस तरह होगा तो शायद पाकिस्तानी फोर्स इस तरह कर देगी। और न्यूक्लियर प्रोग्राम, एक चीज़ के ऊपर हमारी कौम में एक सेटिस्फेक्शन है, वो ये है कि जो हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो एक डेटरेंस के ऊपर है या वो एक पुरअमन प्रोग्राम है, और आज तक ऐसा कोई बात नहीं हुई कि हम उसको क्रिटिसाइज करें या हमने उसका मिस यूज़ किया है। एक बात तो ये। और दूसरी बात मैं आपसे ये करना चाहूँगी कि जो अभी मतलब जनरली बात की इधर दोनों नेशंस के हवाले से हुई। देखिए ये जो अभी हमारे साथी ने बात की कि वाकई अगर ये जंग ना होती, और ये जो जुनूनियत पहले हमारे समाज में थी अब आपके समाज में बहुत नजर आती है, मतलब हिंदुस्तान के अंदर भी मजहबी जुनूनियत जो है उसको बढ़ावा मिलता जा रहा है। तो मेरा ख्याल है कि इस तरह की सोच की वजह से आपकी डेमोक्रेसी जो है वो भी इफेक्ट हुई है, और जिसके असरात पाकिस्तान के ऊपर भी हैं। मैं समझती हूँ कि इस खित्ते के अंदर अगर हमने अमन कायम करना है तो हम सब कंट्रीज को अपने अपने अंदर, जो हमारे मुल्क के अंदर एक लीड कैप्चर बढ़ता जा रहा है, उसमें सिविल जो हमारी लीड है वो भी रिस्पॉन्सिबल है, और जो मिलिट्री लीड है उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो हमें अपनी अपनी जगहों पर उस सोच को खत्म करके डेमोक्रेटिक अप्रोच की तरफ और ज्यादा से ज्यादा पब्लिक पार्टिसिपेशन की तरफ जाना चाहिए, ताकि लोगों के अंदर एक पब्लिक डिस्कोर्स में मुख्तलिफ चीजें आए और हम पॉजिटिवली उनका कोई नतीजा निकाल सके। अभी एक दूसरी बात मैं करूंगी कि जो मेजर जनरल साहब ने कुछ कहा कि जी शायद बहुत खतरात पैदा हो जाएंगे, मुझे ऐसा महसूस नहीं होता। हाँ, कुछ हवालों से हम ये ज़रूर समझते हैं कि हाँ इंटरनली हमारे ये जो मतलब एक खाम खा गैर ज़रूरी तौर पे कुछ चीज़ों को बहुत इंपॉर्टेंस दी जा रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि हमारा डिफेंस सिस्टम जो है वो कुछ किसी दुनिया के लिए खतरा बनने जा रहा है। और दूसरी, अभी आपको रिसेंट याद होगा कुछ चंद साल पहले ही अभी आपके पायलट जब आए थे तो पाकिस्तान ने मेहमान नवाजी की थी, उनको चाय पिला के वापस किया था। तो वो चीज़ें हमारी मतलब पॉजिटिव भी है और दोनों साइड से होनी चाहिए। इसी में इस खित्ते की बेहतरी है। देखिए 2.25 अरब के करीब आबादी है जिसके हम लोग मतलब दोनों कंट्रीज जो है वो रिस्पॉन्सिबल हैं। उसमें गुर्बत है, उसमें महंगाई है, उसमें डेमोक्रेसी को खतरात है। आपके इधर हिंदुस्तान के अंदर भी लहद की पसंद तहरीकें चल रही हैं, पाकिस्तान के अंदर भी इसी किस्म के इशूज़ हैं। तो बेहतर ये है कि दोनों ममालिक के अंदर एक अमन कायम होना चाहिए। जैसे अभी सर ने जिक्र किया कि वो जो आपके जस्टिस साहब हैं वो बड़े प्रोग्रेसिव आदमी हैं। मैं अरुंधति राय को भी पढ़ती हूँ, वो उधर की निशानदेही भी करती हैं और इधर की भी करती हैं। तो हम सब जो एक्टिविस्ट हैं या डेमोक्रेट हैं, मेरा ख्याल है हमें दोनों कौमों को जोड़ना चाहिए अमन के लिए और बेहतर चीज़ों के लिए। अब आपने जो अभी क्वेश्चन किया हमारे उसके बारे में, अगर आप काइंडली रिपीट कर देंगे तो मैं उसको रिस्पॉन्ड करूंगी। मैं जो पाकिस्तानी पब्लिक है वो इस अमेंडमेंट को कैसे ले रही है? जैसा आपने कहा कि जुडिशरी सिस्टम जो है इससे अफेक्ट होगा, तो जो वहाँ की पब्लिक है क्या इससे नाराज नहीं है, इससे गुस्सा नहीं दिखा रही है? क्योंकि हमने देखा था जब चुनाव हुए थे इमरान खान की पार्टी को जो बढ़त बताई जा रही थी और उसके बाद किस तरह से रिगिंग की खबरें भी सामने आई, उसका भी एक गुस्सा जो है पाकिस्तान की सड़कों पर नजर आया था। और अब ये जो अमेंडमेंट है जिसे कहा जा रहा है कि मिलिट्री का कंप्लीट कंट्रोल हो जाएगा और सरकार बड़ी ऐसा लग रहा है कि वो जुडिशरी को कमजोर करने में पूरी की पूरी जो है मिली हुई है। देखिए इसमें मैं बिल्कुल ये हम इसके खिलाफ लड़ रहे हैं। पाकिस्तान की आवाम के अंदर इसके लिए एक मुजामत का एलिमेंट पाया जाता है। हम इसको रेजिस्ट करेंगे पुरअमन जद्दोजहद के जरिए, जो किसी भी डेमोक्रेटिक सोसाइटी में होना चाहिए। इसी तरह जो बार एसोसिएशन है, वकला तंजीमें, उनका पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी के हवाले से, रूल ऑफ लॉ के स्ट्रगल के हवाले से एक बहुत बड़ा किरदार रहा है। आपने देखा कि हमारी जो लॉयर्स मूवमेंट थी शायद दुनिया की वो पहली वर्किंग क्लास की स्ट्रगल थी जो कामयाब हुई। और हमेशा हमारा जो पूरी कौम का ये रहा, हमारे मिजाज में शामिल है कि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी और रूल ऑफ लॉ हो। तो हम इन जो अमेंडमेंट्स हैं हम इनको समझते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है, इनके खिलाफ हम आवाज उठा रहे हैं और हम ये बात भी कर रहे हैं। और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है हमारी पार्लियामान के ऊपर भी है। जैसी भी हुकूमत है हम बिल्कुल समझते हैं कि उसकी लेजिटिमेसी इन क्वेश्चन है, लेकिन इसके बावजूद हम ये भी तवक्को रखते हैं कि एटलीस्ट पार्लियामान की जो एक सेंटिटी होती है, कम से कम सियासतदानों को, हुक्मरान सियासतदानों को उसका ख्याल रखना चाहिए। तो हम उसके ऊपर बात कर रहे हैं। आज भी हम लीगल फर्टर्निटी के अंदर ऐसे हमारी कम्युनिटी में आवाजें उठी हैं, हमारे इजलास हुए हैं और ये बिल्कुल एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस के जरिए हम समझते हैं कि हमें इसको रोकना होगा, क्योंकि ये तरमीम इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के हवाले से बड़ी खतरनाक हो सकती है और कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर इफेक्ट करेंगी। दूसरी बात ये है कि देखिए इसमें जिस चीज़ के ऊपर हमारे भी बड़े हम लोग कंसर्न है वो ये है कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट जो है वो जो सबसे बड़ी अदालत थी पाकिस्तान के 1956 से लेकर अब तक की, और ये जो अब अटैक हो रहा है
जो आपको फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाई जा रही है, इसको वो तमाम सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात दिए जा रहे हैं जो आईनी इख्तियारात हैं। हम समझते हैं कि ये भी कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। और दूसरी बात ये है कि जब तक एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ना हो, उसको कोई इख्तियार नहीं होता कि वो बेसिक स्ट्रक्चर को टच करे किसी भी आइन के, आपके माशरे में भी हो चाहे हमारे माशरे में हो। तो हम उसके भी खिलाफ बात कर रहे हैं। इसी तरह जो एक और बड़ी अहम चीज़ है इसके अंदर कि जो जजेस के ट्रांसफ़र का इख्तियार है कि जजेस को जब ये सुप्रीम सदर चाहें सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की सिफारिशात के ऊपर जजेस के तबादले किए जा सकते हैं। इसी तरह कोई भी केस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच या सुप्रीम कोर्ट समझती है कि हाई कोर्ट के अंदर कोई ऐसा केस है कि जो हमें समाअत करना चाहिए, तो वो केस जो है आइनी तौर पर उठा के अपने पास ला सकते हैं। हम इन हवालों से समझते हैं कि हमारी जो जुडिशल इंडिपेंडेंस है, जो हमने बड़ी मुश्किल से हम उसको अपनी स्ट्रगल के जरिए, बात के जरिए, डेमोक्रेटिक प्रोसेस के जरिए उसको बेहतरी की तरफ ले जा रहे थे, तो ये थ्रेट बन जाएगा जो कि अंडरमाइन करेगा जुडिशल इंडिपेंडेंस को। बिल्कुल, और सीधे सीधे जो है एक आम पब्लिक जो है पाकिस्तान की, उसको भी, उसके राइट्स को भी अफेक्ट करेगा। मैं मेजर बिल्कुल, जब जुडिशरी कमज़ोर होती है तो बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ जो होता है वो एक मुश्किल सवाल होता है। बिल्कुल बिल्कुल, फिर उससे जो है डिक्टेटरशिप जो है उन ताकतों को बढ़ावा मिलता है। मेजर जनरल, आपसे समझना चाहती हूँ कि ये तो ऐसा लग रहा है पाकिस्तान से जो तस्वीर निकल कर आ रही है कि सिर्फ और सिर्फ अपने आर्मी को डेकोरेट करना जैसा है, इसमें बात को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन रीजनल पीस के लिए पाकिस्तान का पीसफुल होना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जिस तरीके से जुडिशरी से रिलेटेड कंसर्न्स जो सामने आ रहे हैं, ये भी भारत को भी जो है अफेक्ट करेगा। जी देखिए, आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पे आई थिंक किसी ने भी टेररिज्म का मुद्दा इसको लिया नहीं है जी। जो हम एक पाकिस्तानी पैनलिस्ट पीरजादा, शायद इनका नाम है, सज्जाद पीरजादा जी, हाँ, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत अग्रेसर है। और मैं इनको याद दिलाना चाहूँगा कि आज तक आप हिस्ट्री में चले जाइए, 1965 की लड़ाई में अग्रेसर कौन था, 1975 की लड़ाई में अग्रेसर कौन था, और 1999 के युद्ध, कारगिल युद्ध में कौन आया था भारत के अंदर, और पहलगाम का अटैक क्यों हुआ, जिसकी वजह से सिंदूर हुआ। तो ये चीज़ें एक्चुअली समझनी पड़ेगी, बिकॉज हम इसको डिफेंड करके इधर आके उधर आके वी आर नॉट अचीविंग एनीथिंग। स्ट्रेट टॉक और ब्रास टैक्स में आना चाहिए। टेररिज्म का मुद्दा है, इसको भारत ने बहुत बार पाकिस्तान से रेज किया। इट इज़ ऑन रिकॉर्ड पाकिस्तान डिफेंस मिनिस्टर सेइंग कि हमने टेररिज्म को बढ़ावा दिया है अमेरिका के दबाव में आके। उसने ये स्टेटमेंट अपनी कबूल की है डिफेंस। जी बिल्कुल बिल्कुल, हम सब ने देखी ख्वाजा आसिफ का वो बयान। जी, तो अगर आज पाकिस्तान ये बोलने की कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान की धरती पे कोई टेररिस्ट कैंप्स नहीं है, पाकिस्तान टेररिस्ट को बढ़ावा नहीं दे रहा, तालिबान और तहरीक तालिबान किसकी क्रिएशन है? ये पाकिस्तान की आईएसआई की क्रिएशन है। आज ये भुगत रहे हैं। बलूचिस्तान के हालात आप देख लीजिए, खैबर तो ये एक्चुअली बोलने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वहाँ के काफ़ी लोग आते हैं टीवी चैनल्स पे और अपनी इसको व्यू, अपनी राय इसको रखते हैं कि वहाँ बलूचिस्तान में क्या हो रहा है। न्यूज़ भी आती है वहाँ से। पीओके में भी अभी इसको हाल ही में इसको प्रॉब्लम हुआ था, और तहरीक लिबाब का जो आपका तहरीक लब्बैक पार्टी, जी हाँ, तो आपका एजिटेशन हुआ टीएलपी का, वो सब हमने उसको देखा है पाकिस्तान में क्या हो रहा है। सो इसको बोलना दैट एवरीथिंग इज हंकी डोरी पाकिस्तान इज नॉट करेक्ट। सेकेंड इम्पॉर्टेंट इसका एस्पेक्ट है, अगर हम इस मुद्दे पे आते हैं, बिकॉज डिस्कशन यहाँ पे हो रहा है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का। मेरा एक सवाल है पैनलिस्ट को, आई होप दे विल बी एबल टू आंसर। जी, why are you centralizing all power in one office? कहीं पर भी कोई भी सिस्टम में एक आदमी को एब्सोल्यूट कंट्रोल नहीं दिया जाता। ग्राउंड पे हम जानते हैं कि पाकिस्तान आर्मी चीफ ही कंट्रोल करता है, पर आज आपने उसको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ले आए जी। अब नाउ यू हैव गिवन हिम इम्यूनिटी, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन में आप इसको लेके आ रहे हैं दैट एवरीथिंग विल बी कंट्रोल्ड बाय द चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, एंड द चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ विल आल्सो फंक्शन एज द CDF
should be a separate appointment. All the 3 आर्मी, एयर फोर्स एंड आपकी नेवी चीफ उसके अंडर काम करने चाहिए. ये एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है, पीपल हु एक्चुअली वर्क इन ऑर्गेनाइजेशंस. और हमने इतनी मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन देखी, अमेरिकन आर्मी का भी आप ले लीजिए, रशियन आर्मी को भी, वहां पर भी ऐसे, जी बिल्कुल, कहीं पर भी इस टाइप का स्ट्रक्चर किसी भी आदमी में बना नहीं है. एब्सोल्यूट पावर जो है वन ऑफिस में नहीं है. एक ब्रेक लूंगी मैं इसी के साथ. प्रमोद पावा से भी कुछ बातें हैं जो अपने दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश करूंगी. एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं. फिर से स्वागत है सभी दर्शकों का. ब्रेक के बाद हम ले चलते हैं प्रमोद पावा जी के पास. प्रमोद सर, अब तक की बातचीत से जो समझ में आ रहा है, क्या पाकिस्तान इससे मुंह मोड़ सकता है कि आप एब्सोल्यूट पावर किसी एक ऑफिस में दे सकते हैं, तो ये कहीं ना कहीं विध्वंसक भी साबित हो सकता है? जी नहीं, देखें, सबसे पहले तो जनरल कोचर बिल्कुल सही कह रहे हैं जो वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं टेररिज्म का. लेकिन ऐसे ही इल्ज़ाम पाकिस्तान भी तो लगाता है कि इंडिया ने BLA बनाया, इंडिया ने अफ़गानिस्तान से टेररिज्म वहाँ पर एक्सपोर्ट किया. तो अगर हम एक दूसरे पर इल्ज़ाम ही लगाते रहेंगे तो शायद आने वाले भविष्य के लिए अपनी अगली पीढ़ी को हम कुछ नहीं दे पाएंगे. और जहां तक बात है, आपका जो सवाल था कि इसको सेंट्रलाइज क्यों किया जा रहा है, तो मैंने पहले भी कहा था कि जैसे अमेरिका के पास ब्लैक वाटर वर्ल्ड वाइड है, रूस के पास वैगन आर है, ऐसे ही पूरी की पूरी पाकिस्तानी आर्मी अपने आप में ब्लैक वाटर वर्ल्ड वाइड है और या वैगन आर है. वो जिसके इशारे पर और जैसे वर्ल्ड पावर्स के इशारे पर काम करती है. मैं फिर से रिपीट करता हूं कि थर्ड वर्ल्ड में कोई भी कानून, कोई भी तरीका, जुडिशरी से लेकर और पॉलिटिक्स तक, बड़े से बड़े एग्जीक्यूटिव पावर्स तक, वो सब किसी के इशारों पर ही चलते हैं. हमने फाइज ईशा को भी देखा, जिनको डोनेट वाले ने लानत भेज दी थी. तो हमने अपने भी जुडिशरी को देखा जो रात को ख्वाब में सोचकर और भगवान जी को आशीर्वाद लेकर आस्था के ऊपर, कानून के ऊपर नहीं, आस्था के ऊपर निर्णय देते हैं जी. और जहां तक बात सेंट्रलाइजेशन की है, तो आने वाला टाइम इसी चीज का है. जो हम वेस्टमिनिस्टर डेमोक्रेसी को आज तक देख रहे हैं, ये खत्म होके शायद नए वर्ल्ड ऑर्डर में एक ऐसी पावर और एक ऐसा सिस्टम आने वाला है जहां सभी पावर सेंट्रलाइज होंगी. और पाकिस्तान को देखना पड़ेगा अपना खैबर पख्तूनख्वा का, जहां वो बफर स्टेट बनाने के बारे में बात हो रही है. हमें भी देखना पड़ेगा अपने नॉर्थ ईस्ट को और अपने पंजाब को. हम तो फिर भी यही चाहते हैं, हमने 4 साल इसी पर मेहनत की थी कि सब जगह शांति हो, अच्छा हो, लेकिन क्या करें. लेकिन जो सुपर पावर्स हैं वो अपना काम जो है शायद ज्यादा बखूबी अंजाम दे पा रही है. पीरजादा जी समझना. जी मैम, 3 बार ऐसे इंसिडेंट हुए हैं जब हम शांति समझौते के बिल्कुल करीब में थे. और एक बार तो मेरे ही हाथ से ऐसा होने वाला था, लेकिन लास्ट मोमेंट पर टारपीडो हो गए. जी सजाद जी, एब्सोल्यूट पावर वाले एक सवाल पे जो कि मेजर जनरल आपसे करना चाहते थे, उस पर आपके पास क्या आंसर है? जी सॉरी नेहा जी, क्या कह रही हैं? सजाद जी, मेजर जनरल एक सवाल कर रहे थे कि क्या ये सही रहेगा पाकिस्तान के लिए ही कि पाकिस्तान की जो मिलिट्री है इसको सेंट्रलाइज किया जा रहा है, एब्सोल्यूट पावर सिर्फ और सिर्फ एक ऑफिस को, कहीं ये पूरे पाकिस्तान की बर्बादी का सबब न बन जाए? जी नेहा जी, आपका शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया दोबारा. यहाँ मैं कहना चाहूँगा मेजर जनरल राजन भाई से, मैं तो इनको भाई कहूंगा. ये हमें भाई नहीं मानते तो अलग बात है. इन्होंने नहीं माना तो हमारे बड़ों ने पाकिस्तान बनाया ना, वरना पाकिस्तान ना. ये अलग बात है कि हमें पाकिस्तान ने क्या दिया क्या नहीं दिया, ये अलग बात है. लेकिन आप ये देखिए कि अभी इन्होंने कहा कि पाकिस्तान दहशतगर्दों का साथी है. दुनिया के सबसे बड़े दहशतगर्द तालिबान, उनका मेहमान कौन था? हिंदुस्तान में वो रहे. तालिबान दुनिया के सबसे बड़े दहशतगर्द, और धमकियां देते रहे पाकिस्तान को. मेजर जनरल साहब के जो पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को धमकियां देते रहे, दहशतगर्द हिंदुस्तान में बैठ के. क्या हमारे जो राजन भाई हैं बोले इस बात पर कि दहशतगर्दों को मेरे पड़ोसी पाकिस्तान को धमकियां देते हो, तुम्हारी ऐसी की तैसी? जी नेहा जी, अगर आप फौजियों को हमारे दरमियान से निकाल दें तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान ताल्लुकात अच्छे हो जाएंगे. ये फौजी लड़ने जोगे बिल्कुल नहीं है, लड़वाते हैं बस, लड़ लेते.
जी, अब मैं क्योंकि समय बहुत ही कम रह गया है, इसलिए मैं राबिया जी से भी एक छोटी टिप्पणी जाते जाते लेना चाहूँगी। राबिया जी, आपको कितनी उम्मीद है कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी का एक दिन ज़रूर वो दौर आएगा जब पूरी आवाम अपनी डेमोक्रेसी की सिचुएशन से खुश हो सकेगी? इसके बाद जी बिल्कुल, मैं बड़ी पूरी उम्मीद हूँ और मैं ये भी इस चीज़ पे भी पूरी उम्मीद हूँ कि इंडिया के अंदर भी सैनिटी प्रिवेल करेगी और दोनों ममालिक के अंदर अपने अपने जो इंटरनल हालात हैं हम उनको बेहतर करने की तरफ जाएंगे। आखिरी सिर्फ एक बात मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगी, उन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दे दिया हमारे साथी ने कि जो पहलगाम वाला भी वाक़या हुआ था तो उसमें तो पाकिस्तान ने पूरी तरह से कहा था कि हम भी एविडेंस देने को तैयार हैं कि जो दूसरी तरफ से बॉर्डर की दूसरी साइड से जो दहशतगर्दी हुई, इसी तरह बलूचिस्तान की बात भी हो गई, बिल्कुल एक दुरुस्त बात है और दोनों साइड से ऐसे इल्जाम चलते रहते हैं। और हमारे दोस्त ने बिल्कुल अच्छी बात की कि हमारे दरमियान से फौज निकाल दें तो शायद दोनों मुल्कों के अंदर हालात बेहतर होंगे, दोनों मुल्कों के अंदर डेमोक्रेसी भी आएगी, गुर्बत भी कम होगी और जो इंसान है, क्योंकि जो दोनों तरफ जो इंसान बसते हैं उनके जो हालात हैं, जो उनकी गुर्बत है, जो सफ़र कर रहे हैं, वो चीज़ें जो है वो बेहतरी की तरफ जाएंगी। तो मेरा ख्याल है कि हमें इनको पॉजिटिवली देखना चाहिए, हमें अपने दोनों ममालिक के अंदर अमन की बात करनी चाहिए। ये जो मर्जी एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाते रहे, हमें जो प्रूडेंट लोग हैं, जो सेन लोग हैं दोनों सोसाइटीज़ के, उनको चाहिए कि आप इन चीज़ों के ऊपर भी बात करें पब्लिक। बिल्कुल, बिना पीस के ग्रोथ जो है वो पॉसिबल दोनों तरफ की नहीं है जी। बिल्कुल बिल्कुल। मेजर जनरल एक आखिरी बात मैं करूंगी कि अभी एक मैं रिसेंटली मेरा अभी राब्ता हुआ, मतलब नेपाल के कुछ साथी मिले तो पहले इंडिया और नेपाल के ताल्लुकात और तरह के होते थे, अब वो भी आपसे बहुत नाराज हैं। तो मेरा ख्याल है कि जनरल साहब एब्सोल्युटली राइट राबिया, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। पाकिस्तान के पड़ोसी मुल्कों के साथ हालात जो है थोड़े से एक मिनट थोड़ा सा दीजिएगा सज्जाद जी, बिल्कुल समय समाप्त हो रहा है, एक लाइन में अपनी बात रखिए। मैं मेजर जनरल से भी एक लाइन जी बस एक चीज आपको कंक्लूड करना, बस ये पहलगाम के हवाले से मैं बताना चाह रहा हूं। बात करी एक मिनट, राजन सर मैं आती हूँ जी। पहलगाम के हवाले से मैं बता दूं कि इंडिया के साबिक जो है आपके सीनियर जज, अपना फॉर्मर सीनियर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट इंडिया मार्कंडेय काटजू, उन्होंने मुझे इंटरव्यू देते हुए कहा 24 हमारा जो डिजिटल चैनल है उस पे, कि पहलगाम के पीछे पाकिस्तान नहीं है, इंडिया झूठ बोलता है। ये ठीक है, दीज आर द पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। राजन सर एक फाइनल कमेंट जी। एक रिटायर्ड जज के पास कोई इतनी पुख्ता इंफॉर्मेशन नहीं है, रिटायर्ड फौजी के पास हो सकती है। नहीं मैं भी नहीं बोल रहा, ऐसा कोई ऐसी स्टेटमेंट दी नहीं मैंने तो। दूसरा मैं एक चीज आपको बस एक लास्ट स्टेटमेंट मैं बोलना चाहता हूँ। आपने फौजों की ये आपने बोला मिलिट्री को अलग कर दीजिए, हाँ आई एग्री विद यू, बिकॉज हमारी एक्चुअली मिलिट्री तो पॉलिटिकल गवर्नमेंट के अंदर काम करती है, इट इज सबसर्विएंट टू द पॉलिटिकल लीडरशिप, और आपकी मिलिट्री नहीं करती है। तो इसीलिए आप इंडियन आर्मी और पाकिस्तान आर्मी को कंपेयर नहीं कर सकते। तो आपको इसको समझना पड़ेगा जिस कॉन्टेक्स्ट में आप बात करें। जी मैं एक रिस्पॉन्ड करूंगी, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि दोनों तरफ मसाइल हैं, लेकिन सर बात यह है कि जब आप लोग उनके अंडर काम करके भी गलत करेंगे और हम उनके अंडर हमारी तरफ काम ना करके भी गलत करेंगे तो जगह पे हम एक ही जगह पे खड़े हैं। जुनूनियत आपके अंदर भी बहुत ज्यादा है। तो मतलब इन चीजों को मैं पॉजिटिव सेंस में कह रही हूँ कि हम लोग डायलॉग्स ही इस तलखी को हमारी साइड से भी बिल्कुल राबिया जी आप बिल्कुल सही कह रही हैं। हिंदुस्तान के लिए, उनके दोस्तों के लिए, जो एक्टिविस्ट है, जो अवाम है, उनके लिए हमारा भी मोहब्बत का पैगाम है, अमन का पैगाम है, और हम यही चाहते हैं कि लोग अमन, मोहब्बत और एहतराम के साथ, इल्जाम तराशी नहीं होनी चाहिए, दोनों तरफ से नहीं होनी चाहिए, और एहतराम के साथ इस खित्ते की बेहतरी के लिए काम करें। बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ राबिया जी आपका भी, सज्जाद जी आपका भी, मेजर जनरल राजन कोचर आपका भी, और प्रबोध बाबा सर आपका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। दर्शकों से अनुरोध करती हूँ कि पाकिस्तान में जो भी घटनाएं होती हैं वो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया का भी ध्यान अपनी तरफ खींचती है। आप इस पूरे विषय पर, जो कि पाकिस्तान में संविधान संशोधन हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हो रही है, और जिस ताकत की बात हो रही है कि अब फील्ड मार्शल जनरल असीम मुनीर इसका फ़ायदा उठाएंगे, इस बारे में आपकी कोई राय हम तक लिख कर पहुँचाएँ। info@justbroadcasting.com या फिर neha@justbroadcasting.com पर भी फीडबैक शेयर कर सकते हैं। देखते रहिए जस्ट टीवी। नमस्कार।